Hello students, today in this lecture we will see what is equipotential surface. क्या होता है equipotential surface, आज ही हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं क्या है equipotential surface. देखो एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम में क्लियर दिख रहा, देखो एकदम. ये जो इक्वी वर्ड है ना, इक्वी, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है, चीज का मतलब होता है सेम. ठीक है, इक्वी मीन्स सेम. आगे दिख रहा है पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल मीन्स, ये तो एक सिंपल सी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, ये जो से ये इक्वी वाला वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम को. ये पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. ठीक है, ये पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. ठीक है, कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, और सरफेस तो आपको पता ही है. तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है क्या है ये चीज. एक ऐसा सरफेस जिसपे सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो. ठीक है, एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे अगर सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल एकदम इजी. ठीक है, ठीक है, तो बात समझ आई क्या है. एक ऐसा सरफेस जिसपे हर एक पॉइंट पे अगर आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है. तो अब फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, जरा इसके बारे में देखो क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस. पॉइंट बहुत इजी सा पॉइंट है, मतलब देखो मैंने पहले आपको समझा दिया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है. ठीक है, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट. हर एक पॉइंट पे आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा. बात समझ में, एकदम सिंपल सा चीज, कुछ भी हार्ड नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत इजी और एकदम थ्योरेटिकल कंटेंट है. ठीक है, तो पॉइंट ऐसा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम ऐसा लिखते हैं, एन से स्टार्ट करते हैं, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is that surface. ठीक है, ये एक वो सरफेस, is that surface, an equipotential surface is that surface at which electric potential is same at every point. हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है. ठीक है, तो हमने अभी तक ऐसा लिखा है, an equipotential surface is that surface at which the electric potential is same, the electric potential is same at every point. हर पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, सेम. ठीक है, at which the electric potential is same at every point, हर पॉइंट पे आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलने वाला. ठीक है, at every point. तो बहुत सिंपल सा डिफाइन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या. एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस एट विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट. हर पॉइंट पे आप चेक कर लो, यू विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो पहला पॉइंट बहुत इजी है, समझ में आ रहा है. ठीक है, देखो मेरा लेक्चर का बेनिफिट यही होगा कि मैं आपको सिखाते सिखाते मतलब भी बताऊंगा और आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रिपेयर करके दूंगा. ठीक है, जो मेरा नोट्स ये लिखोगे आपको प्रॉपर फुल मार्क्स मिलेंगे आपको स्टेट बोर्ड के हमारे एग्जाम्स में. ठीक है, तो पॉइंट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पॉइंट. लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2. इन सेकेंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बनाया जा सकता है. ठीक है, वेयर वी कैन मेक इक्विपोटेंशियल सरफेस. कुछ डायग्राम्स यहां पे दिए हुए हैं, इसके बारे में अभी मत सोचो, इस चीज के बारे में आपको समझाऊंगा एकदम. ठीक है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा. ये डायग्राम मैंने इसलिए पहले से बना के रखे क्योंकि ये बनाऊंगा, अगर मैं इसको लेक्चर बनाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको एकदम डिटेल में सिखाऊंगा, पहले आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमको ये बताना है कि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां बना सकते हैं. देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस रीजन में आप बना सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, समझ में आई बात क्या. एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज मेड इन दैट रीजन वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां हर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलने का सिंपल मतलब ये हुआ, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, हर वो रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वहां पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेम होता है मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं. ठीक है, देखो एक एग्जांपल देख लो. देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. हर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो जाती है. ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है. हाँ बिल्कुल, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है. ब्लैक कलर से जो लाइंस आपको दिख रही है दैट आर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने लिखा भी देखो फील्ड लाइंस. ठीक है,
तो मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि कहां बनाया जा सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो मैंने बताया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी मेड इन एनी रीजन वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करो क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है? हाँ बिल्कुल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मींस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो बनाया जा सकता है। कहाँ है इक्विपोटेंशियल सरफेस? जरा ध्यान दो, ये दिख रहा है बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट पे आपको चेक करो, यू विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। कोई भी पॉइंट पे आप बीच में चेक कर लो, यू विल गेट द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर, ये दिख रहा है बीच में जो लाइन है ब्लू कलर का, ये लाइन पे आपको सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। अच्छा और कुछ बताता हूं आपको, ये ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे देख रहे हो नेगेटिव चार्ज के, यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन यहाँ भी है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो बोलने का मतलब यही हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम हर वो रीजन में बना सकते हैं वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट एकदम सिंपल है, ठीक है, एकदम क्लियर सा पॉइंट है, कुछ भी डाउट होना ही नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। चलो हम लिखते हैं फटाफट पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी मेड इन एनी रीजन, कोई भी रीजन हम बना सकते हैं, इन एनी रीजन where there is presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की खासियत मैंने आपको पहले बता दिया है, हर वो पॉइंट पे आप चेक करो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे यू विल गेट द सेम पोटेंशियल, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 3 में आपको ये बताता हूं मैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन कितना होता है, ठीक है। मैं आपको थर्ड पॉइंट में ये बताने वाला हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना वर्क डन होता है। बात समझ में आई? चलो तो एक सिंपल सी बात याद करो, अगर समझो मेरे पास दो पॉइंट है, ठीक है। एज्यूम दैट देयर आर टू पॉइंट्स, वन इज P एंड द अनदर पॉइंट इज Q, ठीक है। ऐसा दो पॉइंट एज्यूम करो, ठीक है। ये दो पॉइंट मैंने एज्यूम किया है, ठीक है। इफ आई हैव टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0, ठीक है। कहां पे है Q0 पॉइंट Q पे है, दिख रहा है पॉइंट Q पे एक हमारे पास चार्ज है Q0। बता दो दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज 1 कूलम, इसको बोलते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो मेरी बात जरा ध्यान से समझो, ठीक है। वी हैव कंसिडर्ड द टू पॉइंट्स P एंड Q, ठीक है। There is a charge which is a unit positive charge at point Q. Point Q पे हमने assume किया है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दो, अगर इस चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट Q पे अवेलेबल है, इसको अगर मैं मूव करके लेके आऊं पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे लेकर आऊं, पॉइंट P पे लाके रख दूं, एक बात समझो, ये जो पूरा सिस्टम है, दिस होल सिस्टम इज इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये रखा है और उसमें ये पूरा काम हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये काम हो रहा है, ठीक है। पॉइंट ऐसा है, देखो तो मैं चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, समझो वो कुछ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर से जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज इज मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज को हम मूव करा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? देखो जो बताया मैंने, देख लो प्रॉपर्ली क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ये हो रहा है यहाँ पे कि हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो पॉइंट Q पे था और वो
हमने उस पॉइंट Q से वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया है टू द पॉइंट P। तो इतना तो क्लियर है कि वर्क डन हुआ होगा, यहाँ पे वर्क डन हुआ होगा, ठीक है, स्मॉल कुछ तो कुछ वर्क डन यहाँ पे हुआ होगा। चलो एक बात देखो, जैसे सबको पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, याद है आपको, पता है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे करने वाला हूँ, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज के बीच में, देखो दो पॉइंट के बीच में हमारे पास, जैसे पॉइंट देख सकते हो, पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो ये है कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हो प्रॉपरली कि दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है यहाँ पे, एक्चुअल में जो दो पॉइंट मैंने लिया है वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है हमारे पास Q, ठीक है। ये दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है देन इट विल बी Vp माइनस VQ, ऐसा होगा, ठीक है। डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, मैंने VQ माइनस VP क्यों नहीं लिया, VQ माइनस VP क्यों नहीं लिया, VP माइनस ही VQ क्यों लिया? देखो इतना तो क्लियर है, पोटेंशियल का डिफरेंस मींस डिफरेंस तो करना पड़ेगा आपको, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में से हाइयर पोटेंशियल पता है क्या होगा, पॉइंट P होगा हाइयर पोटेंशियल। रीजन यही है, जो पॉइंट पे रीच करने के लिए वर्क डन कर रहा है, वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पे रीच होने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वो वर्क डन कन्वर्ट हो जाता है उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में, तो यहाँ पे कंफर्म पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है VP। मैं आपको एकदम हर एक चीज बताऊंगा, क्यों VP माइनस VQ का हर एक पॉइंट का हमारे पास मतलब है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VP माइनस VQ इसलिए लिखा है बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। रीजन समझा आपको, बिकॉज टू रीच द पॉइंट P वी हैव टू डू सम वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है, इसलिए VP माइनस VQ। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बात सही है। वर्क डन, अच्छा वर्क डन हो रहा है कहां से कहां पे आने के लिए वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है Q से P की तरफ आने में, इसलिए WQP लिखा है, ठीक है। PQ मैं तब लिख सकता था व्हेन द पॉइंट चार्ज और अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम P to Q, लेकिन P to Q मूव नहीं हो रहा है, Q से P की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए क्या लिखा है मैंने QP, ठीक है। अब ये देख के मत समझो सर यहाँ P क्यों लिखा तो इधर QP क्यों नहीं लिखा, रीजन ये था यहाँ पे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है, और यहाँ पे वर्क डन करना कैसे है, वर्क डन कैसे लिखना है, जहां से वर्क डन स्टार्ट हुआ और जहां पे आके वर्क डन खत्म हुआ, स्टार्ट हुआ Q से और आए हम P पे, दैट्स इट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सबको पता है द वैल्यू ऑफ Q नॉट इज 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ Q नॉट इज 1, तो ये Q नॉट के जगह पे मैं अगर कुछ नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, अभी वैसे तो समझा दिया मैंने, एक्चुअल में वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बट चार्ज का आंसर ही 1 कूलम है, तो डिनोमिनेटर में 1 थोड़ी लिखा जाता है, इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता है, ठीक है। तो ये चीज मैं रब कर देता हूँ, बात समझ में आई? अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है। चलो एक काम करते हैं, वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं क्या लिखा, हम पढ़ रहे हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को इस चीज में इंट्रोड्यूस करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखूं तो फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैं एज्यूम करूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है, तो ये जो दो पोटेंशियल है ये दोनों का वैल्यू कैसे होगा, वैल्यू ऑफ Vp विल बी इक्वल टू VQ, मींस दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बता रहा हूं ना, देखो ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो जितना भी पॉइंट का पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल, मींस देखो पॉइंट P का पोटेंशियल मैच होगा पॉइंट Q के पोटेंशियल से। अगर पॉइंट P का पोटेंशियल मैच होता है पॉइंट Q के पोटेंशियल पे, तो मैं क्या VQ के जगह पे VP लिख सकता हूं, उल्टा भी हो सकता है, VP की जगह पे VQ भी लिख सकता हूं। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं ऊपर और देखते हैं WQP का आंसर कितना आता है। WQP, वैल्यू ऑफ WQP विल बी इक्वल टू VP को मैं एज इट इज लिख रहा हूं माइनस VQ के जगह पे लिखता हूं VP, ठीक है,
ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वीपी माइनस वीपी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज को मूव करा रहे हो, यू विल गेट द आंसर एज 0 फॉर वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का जो आंसर होगा दैट विल बी 0। बात समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क डन जो है उसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, प्रूफ करके मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे। अच्छा, ये कब होगा, जब आप एक चार्ज को मूव करा रहे हो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, दैट मीन्स द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। ठीक है, तो एक लास्ट इसी में ये पॉइंट नंबर 3 का हमारा मेन जो भी हमने सॉल्व किया, इससे हमको क्या मालूम पड़ा, इससे हमको ये मालूम पड़ा दैट द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, कौन सा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन लगता है, मूविंग अ चार्ज, कहाँ मूव कराया आपने, मूव कराया ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द, ठीक है, ऑन द सरफेस, किस चीज के सरफेस पे, ऑन द सरफेस या फिर ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0 मीन्स यहाँ पे कोई भी वर्क डन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप वर्क डन कराने का ट्राई भी करोगे, यू विल गेट 0 वर्क डन। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू होगा वर्क डन का 0। तो पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे। सो द वर्क डन इन केस ऑफ मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। तो ये केस में आपको 0 आंसर मिलेगा। तो आई होप अभी तक आपको पॉइंट 3 तक प्रॉपरली समझ में आया है मैंने क्या क्या किया। एकदम स्लो जा रहा हूँ, हर एक चीज आपको समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा लेकर है। ठीक है, हर एक चीज का मतलब है हमारे पास। ठीक है, तो चलो ये तो पॉइंट नंबर 3 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 4 से पहले मैं यहाँ पे पार्टीशन बना लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि प्रॉपरली हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारा पार्टीशन रेडी। ठीक, चलो तो पॉइंट 3 तक तो कंप्लीट कर लिया है, पॉइंट 4 पे आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा है कि हमको, मैं क्या करता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करके देखता हूं। चार्ज का अगर एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो क्या होगा उसका रिजल्ट, वो चेक करते हैं। ठीक है, मेरा बात को पहले एकदम ध्यान से समझो। ठीक है, हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक चार्ज है, उस चार्ज का मैं डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं। ठीक है, क्या करा रहा हूं, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? अच्छा, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं। जब भी कोई चार्ज का डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क डन होता है, तो वर्क डन के हिसाब से मैं देखूंगा यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो चलो एक चार्ज का हम डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं। ठीक है, सपोज अ चार्ज is displaced, suppose a charge is displaced, या फिर undergoes a displacement of dx, ऐसा लिखते हैं। suppose a charge undergoes a displacement of dx, suppose a charge undergoes a displacement कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। ठीक है, dx समझ में आता है ना सबको, dx का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सपोज अ चार्ज अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx, कहां क्या पढ़ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ठीक है, सपोज अ चार्ज अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज एक स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट करता है, देन द वर्क डन क्या आता है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, देन द वर्क डन इज गिवन बाय, देन द वर्क डन इज गिवन बाय। ठीक है, वर्क डन का आंसर क्या होगा वो हम चेक करते हैं, और वर्क डन के आंसर से कुछ तो हमको यहां से मिलेगा, कुछ तो एक रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट हमारे काम का है। ठीक है, इतना क्लियर समझो। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, कैसे मालूम पड़ा, स्मॉल डी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चीज को, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल को। ठीक है, तो dx मींस होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऐसा तो नहीं कि पूरा फुल वर्क डन मिलेगा आपको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल वर्क डन ही मिलता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है एकदम? ओके, तो ऐसा है कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन या फिर फॉर्मूला फॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं, इट विल, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हो बताओ, डिस्प्लेसमेंट इज dx एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से ये मानते होगा कि स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा dw, dw इज द स्मॉल वर्क डन व्हेन अ चार्ज अंडरगोस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx। अच्छा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो यहाँ पे थोड़ा मुझे कुछ सिखाता हूँ मैं आपको। देखो 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा तो कूलम्स फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 इनटू q2 अपॉन r स्क्वायर। याद है फॉर्मूला, कूलम्स फोर्स बोलते हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो। एक बात जरा समझो, सपोज चार्ज, ये जो चार्ज पे मैं काम कर रहा हूं ना, ये चार्ज को आप एज्यूम करो अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या एज्यूम करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो चार्ज है, सपोज चार्ज जो मैंने लिखा है ना चार्ज, ये कौन सा चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे बता ही देता हूँ कि ये कैसा चार्ज है। ये 1 कूलम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपको समझ में आना चाहिए दैट इट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो एक चार्ज है मेरा, जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ दैट इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मींस Q2 का आंसर कितना होगा 1 कूलम। तो Q1 इंटू 1 कितना आएगा, देखो ना, सोचो ना, सिंपल सा कंसेप्ट है। Q2 का आंसर 1 कूलम है तो Q2 का आंसर एक्चुअल में 1 है, तो Q1 इंटू 1 कितना आता है, Q1 ही आएगा, ठीक है, समझ गया। तो बात समझा क्या बताया था मैंने, अरे यहाँ पे एक्चुअल में Q2 लिखा था, सिंस Q2 का वैल्यू कितना है 1 कूलम है, ये Q2 के जगह पे 1 डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन r स्क्वायर। ये राइट है। अच्छा ये फोर्स का आंसर है, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पढ़ा था आपने 11th में, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ा था, whose value is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। याद है, क्या लग रहा है, ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, क्लियर है, देखो दोनों सेम सेम है। तो जो मुझे यहाँ पे वर्क डन के जगह पे लिखना था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का जो आंसर है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के आंसर से मैच हो रहा है। एक बात और है, फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, फोर्स का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है ये भी मैच करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन से। तो मीन्स डायरेक्शन भी मैच कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी मैच कर रहा है। तो क्या मैं F बार की जगह पे E बार लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्क डन का आंसर जो है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, बट मैंने आपको प्रूफ करके, ये हमारे टेक्स्ट बुक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक ये चीज है ही नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि F, सबके माइंड में डाउट आएगा, कंफर्म आया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये वर्क डन तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर होना चाहिए तो वहां पे लिखना चाहिए मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जगह पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर लिखा है। रीजन यही है, मैग्नीट्यूड भी मैच करता है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है। पता है, हर बार कोई एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होता है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक्ट होता है, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है बताने के लिए कि मैंने यहाँ पे ई बार क्यों लिखा। देखो मैंने बताया आपको, मैं आपको हर एक पॉइंट का मतलब बताऊंगा कि यहाँ पे वो चीज आ रहा कैसे, ठीक है, हर एक चीज का मतलब बताऊंगा। तो ये हुआ ई बार, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर देखना होगा आपको प्रॉपरली, फिर से एक बार देखना हो तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो, वहां पे देख लो प्रॉपरली, ठीक है। सो द वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात, वेक्टर में मैंने सब कुछ लिखा है, ठीक है, तो वेक्टर के बारे में कुछ नॉलेज बता दो आपको। डॉट प्रोडक्ट है, ये इनटू नहीं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर। मालूम है ये चीज, अगर कोई भी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो यू विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी, और कंफर्म वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है ना। स्केलर चाहिए तो दो वेक्टर के बीच में मुझे डॉट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे अगर क्रॉस लिख दोगे योर आंसर इज रॉन्ग, ठीक है, ऐसा रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट हमको क्या मालूम पड़ा, वर्क डन इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एक्स बार। समझ आया पॉइंट आया कहाँ से, डॉट क्यों लिखा, डॉट का सिंपल सा मतलब है दो वेक्टर, देखो मुझे ये दो चीज तो लेना ही है, ये दो चीज का आंसर स्केलर आना चाहिए। स्केल, दो वेक्टर का आंसर स्केलर तभी आ सकता है जब मैं वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज करूं। बीच में दिख रहा है ये डॉट प्रोडक्ट मैं यूज करूँ ना, देन आई विल गेट आंसर एज स्केलर, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, हमको स्केलर चीज चाहिए था, ठीक है। ओके चलो इतना सबको पता है, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करता हूँ, सबको ये चीज ऑलरेडी पता है, 11th में किया है। सिंस ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मालूम है ये चीज, where theta is the angle between a and b, मीन्स वही a बार एंड b बार, a बार और b बार के बीच में जो एंगल है थीटा। बोलने का सिंपल सा मतलब है, ये डॉट हटा दो, ये वेक्टर का साइन हटा दो, कॉस लगा दो, दैट्स इट। डॉट हटा दो, वेक्टर का साइन हटा दो, कॉस लगा दो, सिंपल ये। चलो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, डॉट हटा देते हैं, ऊपर का वेक्टर का साइन हटा देते हैं और क्या लेकर आते हैं वहां पे, कॉस थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना।
कॉस थीटा, बात समझ में आनी चाहिए, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एक्स बार, ठीक है, एकदम सिंपल। ओके, ये डी डब्ल्यू का आंसर है। एक बात याद करो, मैंने वहां पे क्या लिखा है, ये पूरा सिस्टम कहां पे है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। अब भी जस्ट मैंने प्रूव किया है वर्क डन जो है ना, वर्क डन जो है, वर्क डन का आंसर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कितना आता है, देखो ना मैंने यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू क्यू पी का जो आंसर है वो कितना आया है हमको, 0 आया है। इसका मतलब क्या है कि वर्क डन अगर आप कर रहे हो ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यू विल गेट 0 वर्क डन, चाहे वो वर्क डन फुल वर्क डन हो, चाहे वो वर्क डन स्मॉल वर्क डन हो, कुछ भी होने दो, अगर वर्क डन हो रहा है तो कंफर्म उस वर्क डन का आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू इज 0, ठीक है। तो वो मैं यहां पे लिखता हूं, सिंस द सिस्टम, द होल सिस्टम इज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, पूरा का पूरा जो मैंने सिस्टम लिखा है ये कहां पे है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। अच्छा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ, देखो यहाँ पे वर्क डन का आपको आंसर 0 लेना पड़ेगा, मींस डी डब्ल्यू का आंसर क्या होगा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू 0। चलो ठीक है, अगर मैं डी डब्ल्यू का वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या इससे फर्क पड़ेगा वो देखते हैं। देखो सिंपल है, डी डब्ल्यू का वैल्यू यहां पुट करो, अपने आप मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ई डी एक्स cos थीटा विल बी इक्वल टू 0, देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, e dx cos थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा, e और dx को 0 के नीचे भेज दो, यू विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ठीक है ना। अच्छा, cos थीटा का आंसर 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अच्छा, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी सिखाता हूं, याद करो मैंने बताया था थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स बार, बात याद है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ई बार है और डी एक्स बार है, हमेशा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हमेशा सरफेस, अरे dx मींस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहां होता है, सरफेस पे ही होगा ना, हमेशा सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा हमेशा। एमसीक्यू में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, आना चाहिए, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो आपको वो एमसीक्यू भी अटेंड करने आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर द एंगल बिटवीन, देयरफॉर द एंगल बिटवीन, किस चीज के बीच में एंगल, एंगल बिटवीन ई बार मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ई बार एंड डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन समझो डिस्प्लेसमेंट होता कहां है, डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे ही होगा ना, तो सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एक्स बार इज 90 डिग्री। अच्छा, इस चीज का अगर मैं डायग्रामेटिक मतलब आपको बताऊं तो कैसा रहेगा, चलो मैं बताता हूं कि डायग्राम के हिसाब से इसका मतलब क्या होगा। चलो देखते हैं, एज्यूम करो एक सरफेस, ठीक है, एज्यूम अ रेक्टेंगुलर सरफेस, आप ऐसा कुछ शेप कैसा भी होने दो, शेप से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, शेप कैसा भी एज्यूम करो, बट ये एज्यूम करो दैट इट इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस है ना, दिस सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस मैं एज्यूम कर रहा हूं, दिस सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहां पे लिखता हूं मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो मैंने क्या बताया, सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला वेक्टर, वो हमेशा एरिया को 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। ई बार विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री टू द सरफेस, ठीक है। कंडीशन है दैट सरफेस मस्ट बी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यही इस चीज का मतलब है जो मैंने बताया, डायग्रामेटिक मतलब भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो, तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ चुका है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एकदम डिटेल में सिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब फटाफट लिखते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम हर एक पॉइंट बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 हो गया है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है।
पॉइंट नंबर 5 ऐसा है, देखो कभी समझो, इमेजिन करो कि इन केस कभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे ना हो एरिया से, कभी इनकी कैसे, कभी इमेजिन करो कि सपोज कि कोई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस पे 90 डिग्री पे ना हो, तो क्या होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर देखो डायग्राम से सिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो डायग्राम से सिखा सकता हूँ कैसे, अगर समझो 90 डिग्री पे नहीं है तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन केस कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसे हमेशा होता है ऐसा ही है, ठीक है, बट कभी इन केस समझो कुछ अरेंजमेंट की वजह से आपका जो ई बार है वो जो एरिया वेक्टर आप बोल सकते हो या फिर सरफेस पे 90 डिग्री नहीं है, तो क्या होगा। समझो इमेजिन करते हैं हमारा जो ई बार है, दैट ई बार इज इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ध्यान दो, एकदम अच्छी तरह से ध्यान दो, ये है आपका ई बार, चेक कर सकते हो क्या दिस, ये दिख रहा है जो सरफेस है, सरफेस पे क्या ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल भी नहीं, ये सरफेस से 90 डिग्री पे नहीं है। तो क्या होगा वो देखते चलो। तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं, इसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा दो पार्ट में। समझो यहाँ पे एक रिजॉल्व किया मैंने, एक यहाँ पे रिजॉल्व किया, ठीक है। तो इसका जो एक कंपोनेंट है, चलो जो मतलब अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल क्या होता है, थीटा, कोई एंगल पे 90 डिग्री पे तो नहीं है तो थीटा पे होगा। तो ये जो कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज ई कॉस थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी ई साइन थीटा, ठीक है। इसमें से एक जो कंपोनेंट है, मींस जो ई बार का एक कंपोनेंट है वो बराबर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, दिख रहा है, ई कॉस थीटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गया है, ई कॉस थीटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गया। तो इससे क्या होगा वो बताता हूँ, चलो समझो, इमेजिन करो ये जो काम हो रहा था ना यहाँ पे, वैसे ही काम यहाँ पे करते हैं। एकदम डिटेल में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एकदम एटलीस्ट समझ में आया इतना तो बता ही दूंगा। ई बार दिख रहा है आपको, ई बार मीन्स यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए, ई बार क्या होगा, ये ई कॉस थीटा, ठीक है, मीन्स सरफेस पे काम कर रहे हैं ना हमारे सरफेस पे। जो अब ये ई बार को छोड़ दो, अब ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा को देखो। ई साइन थीटा भी अगर नहीं देखोगे तो भी चलेगा, आपका मेन कंसेप्ट है ये ई कॉस थीटा, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर इज एट सम एंगल विद द सरफेस, दैट मीन्स वो 90 डिग्री पे नहीं है, तो क्या होगा, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई बार विल बी ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक कंपोनेंट तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गया। अच्छा, अगर एक कंपोनेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आ गया तो क्या होगा, देखो बताता हूं क्या होगा। देखो सुनो, अगर मैं एक पॉइंट P, समझो ये आपका पॉइंट P नहीं, ये पॉइंट को मैं Q एज्यूम करता हूं, पॉइंट Q, और नीचे यहां पे एक पॉइंट है P। अगर मैं अभी इस केस में एक चार्ज को Q पॉइंट से P पे लाऊं तो क्या होगा। देखो अगर मैं इस केस में एक चार्ज को Q पॉइंट से P पे ला रहा हूं, अरे ये क्या हो रहा है, अरे भाई इधर जो हुआ वही केस कर रहा हूं मैं। जैसे मैंने एक चार्ज को Q से P लाया था, सेम वैसे ही कर रहा हूं, चार्ज को Q से P की तरफ लेकर आ रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था ई बार, यहाँ पे हमारे केस में ई कॉस थीटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं जो सरफेस पे, ठीक है, ऐसा सरफेस से होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो, तो ये ई कॉस थीटा है। हाँ, अगर मैं इस केस में ये चार्ज हमारा जो, चलो चार्ज बता दो आपको, चार्ज हमने क्या लिया था, Q1 वाला Q0 वाला चार्ज लिया था, Q0 चार्ज जिसका आंसर है 1 कूलम। अगर उस चार्ज को मैं Q से P की तरफ लेकर आऊं तो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, Vp माइनस VQ, जैसे यहाँ पे हुआ है। तो ये कौन सा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल। देखो इतना क्लियर करो पहले, ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके लिए, जो सरफेस पे आ रहा है एक कंपोनेंट, Q से P की तरफ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लेके जा रहे हो, वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा पहले लगता है कि वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा पहले लगता है कि वर्क डन करना पड़ेगा, बट अगर मैं वर्क डन का जैसे ही मैंने आंसर निकाला, मालूम पड़ा ये तो Vp माइनस VQ आ रहा है, और Vp और VQ का आंसर तो सेम होता है। और अगर Vp और VQ का आंसर सेम होता है तो वर्क डन का आंसर यहाँ भी कितना आएगा, 0। पहले ऐसा लग रहा था कि कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों लग रहा था कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर इज नॉट एट 90 डिग्री इन दिस केस। ये केस में हमारे पास वो जो ई बार है वो 90 डिग्री पे नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जब सॉल्व किया तो मालूम पड़ा ये केस में भी वर्क डन कितना आता है, 0 ही आता है। मैंने दोनों चीज आपको प्रूफ करके बता दी। ये फर्स्ट चीज तो मैंने आपको ये बताया कि 90 डिग्री पे रहेगा, तो फिर तो प्रूफ करके मैंने बताया कि वर्क डन का आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री पे नहीं भी है तो भी आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि वर्क डन का वो केस में फॉर्मूला ये बनता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है तो दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से आपका आंसर ये Vp VQ सेम पुट कर दो, आंसर 0 आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो लिखते हैं इफ, ठीक है, इफ
the E bar, if the E bar is not at 90 degree to the surface, is not at 90 डिग्री टू द सरफेस, अगर सरफेस पे वो 90 डिग्री पे नहीं है तो क्या होगा? इफ द ई बार इज नॉट एट 90 डिग्री टू द सरफेस, देन क्या होने वाला है? देन एक कंपोनेंट तो सरफेस पे आएगा, एक कंपोनेंट, वन ऑफ द कंपोनेंट। देन देखो मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ना, ये कोई याद किया हुआ चीज नहीं है, ये जो मुझे डायग्राम में दिखता है मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? इसलिए कंसेप्ट क्लियर करो, ये सब क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं, कंसेप्ट क्लियर करो, अपने आप आएगी चीजें, ठीक है? इफ ई बार इज नॉट एट 90 डिग्री टू द सरफेस, देन वन ऑफ द कंपोनेंट, देन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ व्हाट? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई बार, ई बार का जो कंपोनेंट है वो ई कॉस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो लिखूंगा नहीं क्योंकि वो चीज समझाने के लिए था, ठीक है? देन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई बार इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, ठीक है? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ई बार इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, अगर देखो ये तो इतना क्लियर है, अब आगे आते हैं, इस चीज में मैंने एक और चीज किया, ठीक है? यही डायग्राम में एक और काम किया मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q से P की तरफ मूव किया और ऐसा लगा हमको कि वर्क डन होगा ये केस में, बट जब फॉर्मूला चेक किया, वर्क डन तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, पोटेंशियल सेम, आंसर 0, ठीक है? चलो पहले एकदम डिटेल में लिखेंगे, टेंशन एकदम डिटेल में लिखूंगा, देखो ध्यान दो, क्या कहां तक लिखा? ई बार इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है? इफ वी move a charge, if we move a unit positive charge, if we move a unit positive charge, कहां से कहां पे? if we move a unit positive charge from one point to another on equipotential surface, from one point to another, one point to another on equipotential surface, on equipotential सरफेस पे हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? देन वर्क इज डन, ऐसा हमको लगा है, ठीक है? ऐसा हमको लग रहा है कि वर्क होगा, ठीक है? देन वर्क हैज टू बी डन, देन वर्क हैज टू बी डन, ऐसा लग रहा था पहले, ठीक है? हैज टू बी डन, हैज टू बी डन मैंने पहले क्यों लिखा है? क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि वर्क डन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर 90 डिग्री पे नहीं है हमारे केस में, लेकिन जब बाद में चेक किया मालूम पड़ा वर्क डन नहीं होता है, ठीक है? रीजन आपको पता है, क्योंकि हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हैं। बट एज द वर्क डन देखो किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है? बट एज द वर्क डन डिपेंड्स ऑन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। कौन से पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है? वो दो पॉइंट के पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है जहां से आप चार्ज को मूव करा रहे हो और जहां पे आप चार्ज को लेके आ रहे हो, ठीक है? तो क्या लिखा है हमने? इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन द वर्क हैज टू बी डन, बट एज द वर्क डन डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? बट द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? बिटवीन द पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है बिटवीन द पॉइंट, बट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर सेम, ठीक है? तो मैं यहां पे लिखता हूं विच इज सेम, जो एक्चुअली मालूम पड़ा कि सेम है, हेंस देयर इज नो वर्क डन, हेंस देखो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हमने कंसेप्ट लेके समझा है, ठीक है? हेंस देयर इज नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन इन दिस केस ऑल्सो, ठीक है? ये केस में भी कोई वर्क डन नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये तो हुआ पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ। चलो अब इसके बाद तो बहुत इजी चीज़ें हैं। पॉइंट 6 ऐसा एज्यूम करो कि हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है? एक हमारे पास क्या है? एक चार्ज है। एज्यूम करते हैं वो चार्ज को, चलो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम में बताता हूँ, डायग्राम के साथ बताऊँगा, ठीक है? समझो हमारे पास एक चार्ज Q है, एक चार्ज हमारे पास Q चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? पॉजिटिव Q का चार्ज है, ये पॉजिटिव Q का चार्ज है। क्या होगा इसकी वजह से बताता हूँ आपको। देखो क्या होगा इसमें, ये हर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेता नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चीज से निकलती है और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता ही है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल वर्कल में मत बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स में हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वगैरह में होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। दिस ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू जो चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो अगर ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मीन्स ई बार अगर ऐसा है, अगर ई बार ऐसा है, तो यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ आएगा? इसको ना आप, मैंने बोर्ड पे तो 2D में बनाया है, ठीक है, इसको आप 3D में इमेजिन करो। 3D में इमेजिन करो कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखो पहली बात तो नाम में ही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सरफेस होगा, ठीक है। तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा वो बड़ा कर दो थोड़ा, ऐसा कैसा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस? एक स्पेरिकल शेप में होगा। कैसे होगा? स्पेरिकल शेप में। तो यहाँ पे तो मैं 2D बनाऊंगा, लेकिन आपको इमेजिन करना है 3D में, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये होगा आपके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसा कुछ। सिर्फ ऐसा एक ही नहीं, आगे भी आ सकता है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस आगे भी आ सकता है, ऐसा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे आ सकते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप क्या है? स्पेरिकल शेप है, सर्कल दिख रहा है क्योंकि वो 2D में बनाया हुआ चीज है, ठीक है। 3D में आप इमेजिन करोगे इट इज अ स्पेरिकल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा? कैसा शेप होगा? स्पेरिकल शेप फॉर अ चार्ज, ठीक है, फॉर अ सिंगल चार्ज, ऐसा। चलो ये पॉइंट लिखते हैं। तो पॉइंट ऐसा है कि फॉर अ चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज का अगर हम देखें, फॉर अ चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, या फिर हैज अ शेप ऑफ, या फिर हैज अ स्पेरिकल शेप, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर अ चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज स्पेरिकल शेप, ठीक है, स्पेरिकल शेप। आपको देखो प्रूफ भी करके मैंने यहाँ बाजू में दिखा दिया कि कैसा शेप होने वाला है। पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। 7th पॉइंट, समझो अगर मैंने चार्ज को अलोंग अ लाइन रख दिया, ठीक है, फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, मीन्स कोई समझो रॉड पे एक चार्ज, कोई रॉड पे, रॉड के सरफेस पे चार्जेस है, तो उस केस में आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 में क्या लिखते हैं? फॉर अ चार्ज अलोंग अ लाइन, सिंपल ऐसा पॉइंट है, ठीक है। फॉर अ चार्ज अलोंग अ लाइन, एक लाइन के अलोंग अगर मैं चार्ज बनाऊं तो उस केस में कैसे आने वाला है इलेक्ट्रिक, ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वो आपको बताता हूं। एज्यूम करो ये है वो चार्जेस, ठीक है, जो मैंने अलोंग अ लाइन अरेंज किए हैं, ठीक है। इफ द चार्जेस आर अरेंज्ड अलोंग अ लाइन, अगर मैंने चार्जेस को अलोंग अ लाइन, दिख रहा है क्या चीज? ठीक है, चलो थोड़ा सा बेंड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना लेते हैं फिर से। इफ द चार्जेस आर अरेंज्ड अलोंग अ लाइन, अगर मैंने चार्जेस को अलोंग अ लाइन अरेंज कर दिया, ठीक है, ऐसा कुछ अरेंज कर दिया, इफ द चार्जेस आर अरेंज्ड अलोंग अ लाइन, तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ आएगा, कैसा आएगा, बताता हूँ, सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो इस केस में ना इलेक्ट्रिक, जो आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो देखो कैसे आएगा। उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो सिलेंड्रिकल शेप होगा, ऑलमोस्ट। कैसा शेप होगा? सिलेंड्रिकल शेप। ये दिख रहा है, ये सिलेंडर का मैं टॉप वाला पार्ट बना रहा हूँ, टॉप सरफेस, ठीक है, ऐसा कुछ शेप होने वाला है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, फॉर अ चार्ज अरेंज्ड अलोंग अ लाइन। अगर अलोंग अ लाइन चार्ज अरेंज्ड है तो ऐसा कुछ शेप आने वाला है, ठीक है। पॉइंट समझ में आई बात कैसा है? तो ये जो ग्रीन कलर से बनाया मैंने, ये जो ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, यहाँ भी मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बता दूँ, ये ग्रीन कलर का जो बनाया मैंने, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और यहाँ भी जो ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आई होप सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें एकदम क्लियर है आपके लिए, ठीक है। फॉर अ चार्ज अलोंग अ लाइन, चार्ज जो मैंने अलोंग अ लाइन बनाया है, इसके लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा बताता हूँ, ठीक है। फॉर अ चार्ज अलोंग अ लाइन, द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल, the shape of equipotential surface is in the form of cylinder, ठीक है, is in the form of cylinders, सिलेंडर के फॉर्म में होता है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? एकदम सिंपल चीजों में एकदम सिंपल तरीके से आपको मैंने पूरा लेक्चर बताया है। आगे बढ़ते हैं, इस डायग्राम के बारे में आपको कुछ बता देता हूं मैं, ठीक है? बहुत इजी डायग्राम है, कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है टॉपिक, एकदम इजी टॉपिक, एकदम इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रिक या फिर आप बोल सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे आएगा? डाई मींस दो पोल्स दिख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, जो ब्लैक कलर से बना हुआ है दैट आर इलेक्ट्रिक फील्ड्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल सकते हो आप, ठीक है? और जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है ना, ये ब्लू कलर से जो चीज बनाया है ये है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल का मतलब ये हुआ एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा अलग कंसेप्ट करते हैं। अगर मैं दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस लूं तो इलेक्ट्रिक या आपका जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो कैसे दिखाई देगा? देखो पहली बात तो देखो, जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है दैट आर फील्ड लाइंस मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, ब्लू कलर से, दिस आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इस चीज को हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। देखो ज्योमेट्री आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जैसा कैसा, क्योंकि ये कैसा है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीजें हैं, ठीक है? इसको मैथमेटिकली हमने डिराइव नहीं किया है, इसको प्रैक्टिकली किया है और फिर देखा है कि ये जो है ना, ये सारी लाइंस दिस आर इक्वी पोटेंशियल लाइंस। कैसे देखा है? दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देख लिया, अगर दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आ गया देन दैट सरफेस इज अ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? ये प्रैक्टिकली प्रूव की हुई चीजें है, ठीक है? तो आपको डायग्राम जैसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिटवीन प्लेट्स। ब्लैक कलर के प्लेट्स देख रहे हो आप कैपेसिटर को भी एज्यूम कर सकते हो इस केस में, ठीक है? ये जो ब्लैक कलर का प्लेट्स देख रहे हो, ये जो ब्लैक कलर का प्लेट है, इसके बीच में अगर आपको चेक करना है इक्वी पोटेंशियल सरफेस देन इट विल बी अ स्ट्रेट, दिख रहा है एक प्लेन होगा, ऐसा प्लेन दिख रहा है ब्लू कलर से लाइन। ये जो ब्लू कलर की लाइन जो भी आप देख रहे हो दैट ऑल आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जो दिख रहा है ब्लू कलर में प्लेन में आया बीच में। सोचो ना, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, सिर्फ लाइन थोड़ी होगा, वहां पे एक प्लेन होता है, ठीक है? ऐसा प्लेन होगा, वो प्लेन है क्योंकि सरफेस तो हमेशा प्लेन में आ सकता है, ठीक है? ये लाइन के लॉन्ग तो होता नहीं है। तो जो बीच में दिख रहा है, बीच में जो भी सरफेस आपको मिलेगा, बीच में जो प्लेन मिलेगा, वो प्लेन आपके लिए क्या हो सकता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? चलो थोड़ा और हाई लेवल में आते हैं। एक स्फीयर लिया है और एक प्लेन कंडक्टर लिया, ठीक है? एक स्फीयर लिया है और एक प्लेन शीट लिया, समझो कंडक्टर का ऐसा, और उनके बीच में अगर मैं अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखूं तो उसका शेप कैसा आएगा आप देख सकते हो, दिख रहा है? पहले तो कॉन्सेंट्रिक है, पहले कॉन्सेंट्रिक है, फिर जैसे जैसे दूर हो रहा है स्फीयर से, हम दूर जा रहे हैं, वो जो लाइन से स्फेरिक जो हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते जा रहा है। और जैसे ही हम कंडक्टर पे पहुंच गए, कंडक्टर के नजदीक दिख रहा है एकदम स्ट्रेट हो गया है, एकदम प्लेन जो है प्लेन वो एकदम स्ट्रेट हुआ है, प्लेन हुआ है, ठीक है? वहां पे तो ये स्ट्रेट प्लेन हमारे लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिख रहा है। जो भी ब्लू कलर से बनाया है वो सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो आई होप प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ चुका है। इस चीजें देख लो एक बार प्रॉपर्ली, इस चीज को देखो और इसका नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है? ये जो भी लिखा है यही आपका आंसर है। ये मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स, वैसे डिपेंड करता है कितने मार्क्स के लिए आया तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखो। 2 मार्क्स के लिए तो 4 पॉइंट्स लिखो, 3 मार्क्स के लिए तो 6 पॉइंट लिखो, ज्यादा मार्क्स के लिए तो उसके हिसाब से अपना पॉइंट्स होना चाहिए, ठीक है? तो देख लो प्रॉपर्ली, इस चीज का नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है? ओके, थैंक यू।